हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं एक नया मानवा लेकर आ चुका हूं और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है यूनजू सिटी से, जहां हम एक बहुत ही लग्जूरियस ग्रैंड जिया हुआ होटल देखते हैं, जो कि एक सुपर 5 स्टार होटल है। तभी सीन शिफ्ट होता है होटल के एक रूम के अंदर, जहां बाथरूम में एक लड़की नहा रही होती है और इसी दौरान बेडरूम के अंदर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम फैंग चाओ है। वहीं फैंग चाओ धीरे से उस लड़की की ड्रेस उठाता है और उसे बड़े ही क्रीपी तरीके से स्मेल करता है। उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल होती है और वो मनी मन कहता है, जिया याओ, इस बात में आखिर तुम्हें अपना बना ही लूंगा। अभी वो अपनी घटिया सोच में डूबा ही होता है कि तभी अचानक रूम के डोर पर बेल बजती है और बाहर से आवाज आती है, सर आपकी फूड डिलीवरी आ गई है। ये सुनकर फैंग चाओ थोड़ा इरिटेट होता है और डोर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आ रहा हूं। जैसे ही डोर खुलता है हम देखते हैं बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है और वही डिलीवरी बॉय हमारा मेन कैरेक्टर ये चेन होता है। ये चेन बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहता है, सर आपकी फूड डिलीवरी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी नजर रूम के अंदर चली जाती है। उसी पल बाथरूम का डोर खुलता है और जिया याओ टावल लपेटे हुए गीले बालों के साथ बाहर आती है। वो फैंग चाओ को देखकर कहती है, फैंग चाओ क्या तुमने मेरे क्लोथ्स लिए। लेकिन तभी उसकी नजर डोर पर खड़े ये चन पर पड़ती है और वो शॉक में फ्रीज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये चन के भी होश उड़ जाते हैं। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और शॉक के मारे उसके हाथ से फूड पैकेट फ्लोर पर गिर जाता है। ये देखकर फैंग चाओ गुस्से में चिल्लाता है, ओए बास्टर्ड। और इसी मोमेंट में जिया याओ येचन को देखकर अचानक कह उठती है, हनी। ये सुनते ही फैंग चाओ कंफ्यूज हो जाता है, हनी। तभी फैंग चाओ को समझ आ जाता है कि ये डिलीवरी बॉय असल में कौन है। वो ये चन को ऊपर से नीचे तक घूरता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, जिया याओ, तो तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड एक फूड डिलीवरी वाला निकला। वो हंसते हुए अपनी किस्मत पर प्राउड फील करता है और मनी मन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वैंग जिया याओ के निकम्मे हस्बैंड से ऑर्डर किया। इसी वक्त ये चन का गुस्सा फाइनली फूट पड़ता है और वो सीधा जिया याओ की आंखों में देखते हुए अपने दिल का दर्द बयान करता है, वैंग जिया याओ, मैं तुम्हारे वैंग फैमिली में 3 साल तक रहा, दिन में 3 बार तुम्हारे फैमिली को खाना खिलाया। वो आगे कहता है, डॉग की गंदगी साफ की, कैट को खाना दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल था, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हारे साथ सही किया। उसकी आवाज और भारी हो जाती है जब वो कहता है, इन पिछले 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक छूने नहीं दिया। इसी बात के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जिया याओ हमेशा ये चन को इग्नोर करती थी और कहती थी, मेरे करीब मत आना, जाकर फ्लोर पर सो जाओ। फ्लैशबैक से वापस आते ही ये चन गुस्से और दर्द में चिल्लाता है, मुझे हमेशा लगता था तुम प्रिंसिपल्स वाली वुमन हो, लेकिन आज तुम किसी और आदमी के साथ मजे कर रही हो। वो आंखों में आंसू लिए पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जिया याओ के चेहरे पर जरा सी भी शर्म नहीं होती और वो ठंडे टोन में कहती है, क्यों, क्योंकि मेरा हस्बैंड सिर्फ एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी वाला है। वो प्राउडली फैंग चाओ की तरफ इशारा करती है और कहती है, क्या तुम जानते हो ये कौन है। इन्वेस्टमेंट फर्म के सीईओ फैंग चाओ, फैंग फैमिली के यंग मास्टर, यूनजू की फर्स्ट क्लास फैमिली जिनकी एसेट्स करोड़ों में है। फिर वो ये चन को गंदी नजरों से देखकर कहती है, सिर्फ इनके जैसे आदमी ही मेरे लायक है, तुम जैसे पुअर लोग नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए फैंग चाओ जिया याओ के शोल्डर पे हाथ रखता है और एरोगेंट टोन में ये चन से कहता है, ये देखते हुए कि तुम जिया याओ के हस्बैंड हो, मैं कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगा, समझ लो खाना डॉग्स को खिला दिया। फिर वो और इंसल्ट करते हुए कहता है, अगर तुम यहीं नीज पर बैठकर माफी मांगो तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग दे दूंगा। ये सुनकर ये चन मनी मन कहता है, तुम दोनों कितने शेमलेस हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम रिच हो। और इसी मोमेंट पर फैंग चाओ जिया याओ के और करीब आते हुए कहता है, जिया उसकी चिंता मत करो, हम दोनों। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ये चन आगे बढ़ता है और पूरी ताकत से फैंग चाओ का गला पकड़ लेता है और चिल्लाता है, रुक जा एनिमल कहीं के। फैंग चाओ का सांस घुटने लगता है और वो पेन में करहा उठता है, आह दर्द हो रहा है, छोड़ मुझे। ये देखकर जिया याओ उल्टा ये चन पर चिल्लाने लगती है, ये चन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की। और आगे धमकी देते हुए कहती है, अगर अभी बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। इसी पल ये चन अपनी वाइफ को उस आदमी को बचाते हुए देखकर अंदर से टूट जाता है। वो फैंग चाओ को छोड़ देता है और सिर्फ एक नाम बोल पाता है, वैंग जिया याओ। तभी ये चन को अपना पास्ट याद आता है जहां फ्लैशबैक में उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, ये वही फियांसे है जो मैंने तुम्हारे लिए चूज की है। ये चन मनी मन सोचता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था मुझे लगा था मैं उसके साथ एक खुश जिंदगी बिताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट में लौटकर वो सोचता है वो सब सिर्फ मेरी विशफुल थिंकिंग थी। जाते जाते वो जिया याओ को एक लास्ट वार्निंग देता है, वैंग जिया याओ, मैं होप करता हूं एक दिन तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना हो। और वो मुड़कर वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही जिया याओ चीख कर कहती है, रिग्रेट, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम जैसे यूजलेस हस्बैंड का होना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम बाहर आते हैं जहां ये चन अपनी स्कूटी पर बैठता है और तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, हेलो तुआन तुआन डिलीवरी। और फोन के दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन की शांत लेकिन रिस्पेक्टेबल आवाज आती है जो कहता है, थर्ड यंग मास्टर, वोंग फैमिली के लिए घर जमाई के रूप में आपका 3 इयर्स का कैरेक्टर ट्रायल आज ऑफिशियली खत्म होता है। ये सुनते ये चंद थोड़ा सा चुप हो जाता है और ओल्ड मैन आगे बोलता है, अगला ट्रायल एक बिजनेस ट्रायल है।
ओल्ड मास्टर ने पहले ही हुआ शेंग ग्रुप को एक्वायर कर लिया है और आपको उसका चेयरमैन बनाने का अरेंजमेंट भी हो चुका है। और इसी मोमेंट पर क्लियर हो जाता है कि ये चेन कोई ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय नहीं बल्कि एक बिलियनियर एयर था जो सिर्फ एक टेस्ट से गुजर रहा था। ये चेन के फेस के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे चेंज होते हैं, उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो काम टोन में कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इतना कहने के बाद ओल्ड मैन थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछता है, ओल्ड मास्टर ये भी जानना चाहते हैं कि आप यंग मैडम के साथ कैसे रह रहे हैं। क्या हमें उन्हें फॉर्मली ये फैमिली में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और एयर्स में से एक बनाना चाहिए। ये सुनते ये चैन का चेहरा सख्त हो जाता है और बिना सोचे वो तुरंत जवाब देता है, कोई जरूरत नहीं है, वो इस वर्थ नहीं है। और इतना कहकर वो फोन कट कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात के 8 बजे युनजाओ के सिन चैंग रेजिडेंशियल कम्युनिटी में, जहां हम एक तरफ जिया याओ को देखते हैं और दूसरी तरफ ये चैन को, जो अपना लगेज पैक कर रहा होता है। तभी जिया याओ वहां आ जाती है और ठंडे और सार्कास्टिक टोन में कहती है, क्या तुम घर से भागने की सोच रहे हो? क्या ये सच में वर्थ इट है इतनी छोटी सी बात के लिए? उसकी बात सुनकर ये चैन रुक जाता है और उससे सीधा सवाल करता है, तुम्हें लगता है चीटिंग सिर्फ एक छोटी सी बात है? ये चैन के इस सवाल पर जिया याओ को जरा भी शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, तो क्या हुआ? क्या तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे सॉरी मांगू? फिर वो एहसान जताते हुए आगे बोलती है, तुम हमारा खाना खाते हो, हमारा पानी पीते हो और हमारे घर में रहते हो। भले ही मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो तो मैं वो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। इतनी शेमलेस बातें सुनकर ये चैन का पेशेंस फाइनली टूट जाता है और वो गुस्से में चिल्लाता है, वांग जिया याओ, मैंने तुम्हारे वांग फैमिली को 3 साल तक टॉलरेट किया है। तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे अनगिनत बार पब्लिकली इंसल्ट किया और मारा है और मैंने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज में सालों से दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है जब वो कहता है, तुम्हारे अंकल और उनके बच्चों ने मुझे बुली किया और तुम सब ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ देखा ही ना हो। तुमने मुझे कभी तुम्हें टच भी नहीं करने दिया और मैंने उसकी भी रिस्पेक्ट की। और वो आगे बोलता है, वो इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता था, लेकिन आज से मैं ये सब और टॉलरेट नहीं करना चाहता। फिर अपना फैसला साफ शब्दों में सुनाते हुए ये चैन कहता है, वांग जिया याओ, चलो डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स का नाम सुनते ही जिया याओ शॉक हो जाती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये चैन तुम्हारी मुझसे डिवोर्स मांगने की हिम्मत कैसे हुई? और फिर वो उसे डराने और नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कहती है, अगर तुम इतने यूजलेस नहीं होते तो मैं क्यों? और हाँ, मत कहना मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया। डिवोर्स के बाद ना तो तुम कई 100 स्क्वायर मीटर्स के लग्जरी अपार्टमेंट में रह पाओगे और ना ही ऑडी चला पाओगे। उसकी ये धमकी सुनकर ये चैन एक ठंडी और सार्कास्टिक हंसी हंसता है और कहता है, "हा, एक लग्जरी अपार्टमेंट, एक ऑडी, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है। ये चीन का ये काम और इनडिफरेंट एटीट्यूड देखकर जिया राव की ईगो बुरी तरह हर्ट हो जाती है और वो चिढ़ते हुए बोलती है, मेरे वैंग फैमिली कम से कम युनजो में एक नियर फर्स्ट क्लास फैमिली है जिनकी एसेट्स बिलियंस में है। तुम्हारे जैसे पुअर लड़के का मेरे हस्बैंड होना ही पूरी तरह अनवर्दी है। और गुस्से में वो और तेज चिल्लाती है, ठीक है, डिवोर्स। मुझे नहीं पता ग्रैंडपा उस वक्त क्या सोच रहे थे जब मेरी शादी तुम्हारे जैसे लूजर से करवा दी। ये चेन बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा कहता है, तो कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन तभी जिया याओ थोड़ा रुककर बोलती है, कल नहीं हो पाएगा। कल मेरी ग्रैंडमा का 80th बर्थडे है और पूरी फैमिली को सुबह 10 बजे से पहले उनके घर पर गैदर होना है। फिर वो बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और ये डिसीजन पिछली जनरेशन ने लिया था, मुझे पहले अपनी फैमिली के साथ इस पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये सुनकर ये चिन सिर्फ इतना कहता है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर देना, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ये कहकर वो अपना बैग उठाता है और बिना पीछे देखे निकलने लगता है। पीछे से जिया याओ पागलों की तरह चिल्लाती है, बैस्टर्ड, लूजर, तुम मुझे डिवोर्स देकर पक्का रिग्रेट करोगे। बस कुछ ही दिनों में तुम रिंगते हुए वापस आओगे और मुझसे भीख मांगोगे। लेकिन ये चेन उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करके घर से बाहर निकल जाता है जहां तेज बारिश हो रही होती है। वो बारिश में खड़ा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता और कहता है, हेलो। और दूसरी तरफ से वही ओल्ड मैन बोलता है, यंग मास्टर, कार कॉर्नर के पास आपका वेट कर रही है। ये सुनते ही ये चेन मुड़कर देखता है और वहां एक नहीं बल्कि ब्लैक रोल्स रॉयस का पूरा कॉन्वॉय खड़ा होता है। हर गाड़ी के पास ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं जो ये चेन को देखते ही एक साथ झुककर जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर। बारिश और तेज हो जाती है तो एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अम्ब्रेला ऑफर करता है, यंग मास्टर, अम्ब्रेला। लेकिन ये चेन उसे मना कर देता है और कहता है, कोई जरूरत नहीं, रेन मेरा माइंड क्लियर करने में मदद करती है। तभी दूसरा बॉडीगार्ड आगे बढ़कर ये चेन के शोल्डर्स पर एक महंगा कोट डाल देता है और जैसे ही वो कोट पहनता है उसका पूरा ऑरा बदल जाता है। फिर वो हैवी वॉइस में सिर्फ एक ऑर्डर देता है, चलो। और जैसे ही कॉन्वॉय मूव करता है आसपास खड़े लोग ये सीन देखकर शॉक हो जाते हैं। क्राउड में से आवाजें आती हैं, वाओ, रोल्स रॉयस। और कोई और चिल्लाता है, ये सब रोल्स रॉयस हैं, ये क्या हो रहा है? ऊपर अपार्टमेंट की विंडो से जियाओ भी ये शोर सुनती है और नीचे झांक कर देखती है। वो कंफ्यूज होकर खुद से सोचती है, इतनी सारी रोल्स रॉयस यहाँ से क्यों जा रही हैं? क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान यहाँ आया था? उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो इंपॉर्टेंट इंसान वही था जिसे उसने अभी घर से निकाला है। इसी के साथ हमें ये फैमिली के बारे में बताया जाता है कि दुनिया सिर्फ रॉथस्चिल्ड्स, डुपॉन्ट्स और मॉर्गन्स जैसी मिस्टीरियस फैमिलीज को जानती है, लेकिन सबसे मिस्टीरियस फैमिली असल में ये फैमिली है जिनके एसेट्स 100 बिलियन से ज्यादा हैं, फिर भी वो बेहद लोकी रहते हैं और तुम रिच लोगों की लिस्ट में उनका नाम भी नहीं ढूंढ पाओगे।
सीन चेंज होता है और ये चेन एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंच चुका होता है जहां एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ कहता है, यंग मास्टर इस तरफ। और यही हमें बताया जाता है कि ये फैमिली अपने एयर्स को कैसे प्रिपेयर करती है, जहां नेक्स्ट जनरेशन के कैंडिडेट्स 3 साल की एज से ही स्क्रीनिंग और ट्रायल से गुजरते हैं। 5 साल की एज में मार्शल आर्ट्स, पियानो और वायलिन एक साथ सीखते हैं और 18 ईयर्स तक वो पहले ही अमेरिकन यूनिवर्सिटी का 4 ईयर्स का बिजनेस स्कूल करिकुलम कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन सिर्फ स्टडीज ही नहीं, बल्कि कैरेक्टर को मोल्ड करने के लिए फैमिली एल्डर्स उन्हें स्पेशल टेस्ट देते हैं। इसी बात पर ये चेन को याद आता है वो दिन जब 3 साल पहले ये फैमिली एस्टेट में उसके ग्रैंडपा ने उसे ऑर्डर दिया था, ये चेन, मैं तुम्हारी मैरिज वैंग फैमिली में युंजो की एक सेकंड क्लास फैमिली के साथ एक कॉमन मैन के रूप में अरेंज कर रहा हूं। तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और इस टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे। जिसके जवाब में ये चेन ने कहा था, हाँ ग्रैंडपा, मैं समझ गया। प्रेजेंट में वापस आते हुए ये चेन हेलीकॉप्टर में बैठा सोचता है, उस वक्त मैंने अपनी मर्जी से ये ट्रायल एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसे मैंशन पर लैंड करता है। गार्ड्स उसे ग्रीट करते हैं, यंग मास्टर वेलकम बैक। और इस तरह ये चेन अपने रियल घर और अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ वापस आ चुका होता है। वो मैंशन की तरफ देखकर मनी मन कहता है, मैं ये चेन वापस आ चुका हूं। सीन फिर शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह 10 बजे यूंजो सीसान विला एरिया में, जहां वैंग फैमिली की ओल्ड मैडम का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है और सब लोगों ने विश कर रहे होते हैं, ग्रैंडमा हैप्पी बर्थडे और मॉम आप 200 साल जिए। तभी क्राउड में से कोई जियायाओ से पूछता है, अरे वो लूजर ये चेन नहीं आया? जियायाओ थोड़ा हेजिटेट करके कहती है, वो शायद काम पर गया है। ये सुनते ही वैंग शाओजी और वैंग वायान हंसकर बोलते हैं, काम, खाना डिलीवर करना। और वैंग शाओजी गुस्से में कहते हैं, वो हमारी वैंग फैमिली के लिए एक धब्बा है। एक बार मेरी मसराटी से टकरा गया था और मेरी हिम्मत नहीं हुई फ्रेंड्स को बताने की वो हमारा रिलेटिव है। ये सब सुनकर ओल्ड मैडम वैंग भड़क उठती हैं और ऑर्डर देती हैं, उसे अभी के अभी यहां बुलाओ, उसमें बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ग्रैंडमा का गुस्सा देखकर जियायाओ पैनिक में कहती है, ग्रैंडमा आज वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुनते ही ग्रैंडमा शॉक में चिल्लाती हैं, क्या डिवोर्स? तुम्हें डिवोर्स लेने की परमिशन किसने दी? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट ग्रैंडफादर ने अरेंज करवाई थी? इस पर जियायाओ तुरंत रोने का ड्रामा शुरू कर देती है, घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, ग्रैंडमा मैं ग्रैंडपा की लास्ट विश के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन ये चेन उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। उसका बाहर किसी और वुमन के साथ अफेयर चल रहा है। और साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि फैमिली को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि पहले चीटिंग उसने खुद की थी। अगर लिव इन सन इन लॉ ये चेन उसे छोड़ना चाहता है तो गेम पलट देना ही बेहतर है। जियायाओ की ये बात सुनते ही ग्रैंडमा और ज्यादा भड़क जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, क्या वो एनिमल? 3 साल तक हमने उसे रहने के लिए मैंशन दिया, चलाने के लिए लग्जरी कार्स दी और फिर भी वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रह सका और दूसरी औरतों के पास चला गया। तभी वांग शाओजी बीच में बोल पड़ता है, जियायाओ बुरा मत मानना कि तुम्हारा एल्डर ब्रदर ये कह रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन तुमने उसे कभी खुद को टच भी नहीं करने दिया। कोई सरप्राइज नहीं है कि ये चिन दूसरी विमेन ढूंढ रहा हो। या फिर तुम अपनी प्योरिटी इसलिए बचा रही थी ताकि उसे डिवोर्स देकर कोई नया रिच हस्बैंड ढूंढ सको। उस इडियट को तो ये समझ भी नहीं आया होगा। लेकिन ग्रांडमा का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और वो सख्त आवाज में कहती हैं, चाहे जियायाओ ने कुछ भी किया हो, फिर भी ये चेन को दूसरी औरत ढूंढने का कोई राइट नहीं है। उस एनिमल को अभी के अभी यहां बुलाओ, मैं आज उसे हमारी फैमिली का जस्टिस दिखाऊंगी। ग्रांडमा का ऑर्डर सुनते ही जियायाओ डरते हुए हाँ हाँ कहती है और तुरंत फोन मिलाती है। कॉल कनेक्ट होते ही ये चेन दूसरी तरफ से पूछता है, क्या बात है? और जियायाओ अकड़ के कहती है, ग्रांडमा तुम्हें यहां बुलाना चाहती हैं। लेकिन ये चिन बिना सोचे सीधा जवाब देता है, नहीं आ रहा, और इतना कहकर फोन कट कर देता है। ये देखकर जियायाओ गुस्से से भर जाती है और मन ही मन सोचती है, इसने मेरे फेस पर फोन कट करने की हिम्मत कैसे की? फिर वो ग्रांडमा को बताती है, वो नहीं आ रहा। ये सुनते ही ग्रांडमा का टेम्पर पूरी तरह से हाई हो जाता है और वो गुस्से में कहती हैं, एक घर जमाई की औकात डॉग से ज्यादा नहीं होती और फिर भी इतनी हिम्मत की टैंट्रम्स दिखाए। शाओजिए तुम जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। शाओजिए खुश होते हुए कहता है, ठीक है, और मन में सोचता है कि ये चेन को फिर से पीटने का परफेक्ट मौका है। ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। शाओजिए के जाने के बाद ग्रांडमा सब लोगों को एड्रेस करती हैं और कहती हैं, मैंने आज सबको जल्दी इसलिए बुलाया है क्योंकि कल ही हुआ शिंग ग्रुप में एक नया चेयरमैन आया है। किसी को नहीं पता वो कौन है और कहां से आया है। फिर वो समझाती हैं, अभी हम 70 मिलियन की एक फाइनेंसिंग डील नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ है। तुम सब जानते हो कि हमारी डिंगचिंग रियल एस्टेट हमेशा हुआशिंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करती आई है, इसलिए हुआशिंग ग्रुप के नए चेयरमैन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना हमारी वांग फैमिली के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।